तो जो है आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए और चीज़ों को अच्छा करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि बढ़ते रहना ही चाहिए और आगे ही बढ़ना चाहिए, और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। जो आप कर रहे हैं जिसको उसके राइट वे में भी करिए, ठीक है ना, केवल ऐसा नहीं कि हाँ कर रहे हैं हो जाएगा, मैंने कहा ना कि उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, करिए ताकि वो अच्छा रिजल्ट भी आपको दे, क्योंकि अगर अब अच्छा अभी करेंगे तो आगे रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, और 17th प्रैक्टिस टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके 12 to 13 क्वेश्चन रहते हैं, सेकेंड पार्ट में भी टोटल मिला के आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और आपका जो CUT का जो एग्ज़ाम है उसका जो थर्ड आपका पेपर आता है उसमें रीजनिंग और जो है मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है 25 क्वेश्चन का पूरा एक रेशियो लेके चलते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 पार्टों में पूरे 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है देखिए आपका कि श्याम राइट्स 100 होल नंबर्स फ्रॉम 100 to 199, हाउ मैनी वंस डज ही राइट एग्जैक्टली 2 times। श्याम 100 से 199 तक 100 पूर्ण संख्याएं लिखता है, वह कितने एक को ठीक 2 बार लिखता है। अब यहाँ पर देखो, ये तो केवल एक दिमाग से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला या कोई ट्रिक नहीं आपको लगाना है, डायरेक्ट बस दिमाग लगाना है, ठीक है। तो कितनी बार 1 लिखेंगे, देखिए 100 से 199 के बीच, तो सबसे पहले आपने 101 में 2 बार 1 लिखा, फिर आपने अच्छा 102 में तो एक ही बार 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 110 में आएगा, इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ेंगे तो 100 जो है 10 में आएगा 2 बार, 100 जो है 10 में आएगा 2 बार आपका 1। भाई 2 times आप 1 कहाँ पे लिख रहे हैं ये आपको बताना है। तो पहली बार तो आपने लिखा 101 में, फिर 102 आएगा, 103, इन सब में 1 बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 110 में भी 1 आपका जो 2 बार आएगा। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ें तो 100 आपका 12, इसमें 2 बार 1 आएगा, 111 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी बार आया है 1, 2 बार आया, इसको लिख भी लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 111, फिर 112, फिर 113, 114, फिर 115, 116, 117, 118 एंड 119, ठीक है ना। 120 में तो 1 केवल एक बार आएगा, यहाँ कितनी बार 1 2 बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 टाइम आया। अभी 2 times आपका 1 और आएगा, कहाँ कहाँ पर आएगा देखो जरा। तो आपने कहा कि 121 में 1 2 times आएगा, 131 में जो है 1 2 times आएगा, 141 में आएगा, 151 में आएगा, 161 में आएगा, 171 में आएगा, 181 में आएगा, और 191 में भी 1 2 times आएगा। तो यहाँ कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया आपका 8 times। और बताइए कहीं आपका जो है 1 2 times आएगा क्या, तो कहीं नहीं और आएगा। कितना हो गया टोटल, कितनी बार आया। तो अगर हम बात करें टोटल की, तो यहाँ पर देखो 2 प्लस आपका 9 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका जो है 19 टाइम आपका 1 जो है 2 times आएगा वह 100 to 199 में। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड द SI एट द एंड ऑफ 2 years इज 100 रुपीज, rate is 5% per annum in both the cases, what is the principal, assume same principal for both the cases। अब यहाँ पे आपको मूलधन बताना है कि मूलधन क्या होगा।
ये 2 वर्ष के अंत में CI और SI के बीच का जो अंतर है वो 100 रुपीज़ है। तो दोनों मामलों में दर 5% प्रति वर्ष है। तो मूलधन क्या है, तो दोनों वर्षों में आपका जो प्रिंसिपल है वो भी सेम आपको एज्यूम करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रिंसिपल आपने P मान लिया, प्रिंसिपल आपने क्या एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल जो है P, प्रिंसिपल आपका P, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 5% और आपका टाइम दिया गया है आपको 2 ईयर, टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की क्या हो जाएगा आपका P, R की वैल्यू कितनी है 5, T कितना है आपका 3 अपॉन P है T है आपका 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इंटू 2 अपॉन 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 10P अपॉन 100। कितना लिख सकते हैं 10P अपॉन 100 या P अपॉन 10 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब जरा CI निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। अगर हम CI की बात करें तो CI बराबर क्या होता है आपका, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R प्लस क्या होता है आपका P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के पावर T माइनस P। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल आपने P माना है तो P इंटू 1 प्लस R कितना है 5 अपॉन 100 के पावर आपका T मतलब 2 माइनस आपका प्रिंसिपल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका P इंटू, अब देखो ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन 20 के पावर हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा P। जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 441P माइनस 400P अपॉन 400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है भाई। इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। ये माइनस P है तो 400 इधर चला जाएगा तो 441P माइनस 400P आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 41P अपॉन 100, 41P अपॉन 100 ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया गया आपका 100 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका 41P अपॉन 400, 41P अपॉन 400 माइनस 10P अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 100 रुपीज़ दिया गया है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये है, सिंपल इंटरेस्ट आपका ये निकला। अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा 400 इसका LCM हो जाएगा। तो ये देखो आपका कितना, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 41P माइनस 40P अपॉन हो जाएगा आपका 400 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा P इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 400, ठीक है ना। और ये 2 जीरो और बढ़ा दो तो 40,000 आपका सही आंसर आ जाएगा। और P ही तो आपको निकालना था, P ही तो आपको निकालना था। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 40,000। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल है आपको कितना निकल के आएगा आपका 40,000। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज बाय 25% देन टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू बाय हाउ मच परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी इंक्रीज्ड। यदि किसी वस्तु का मूल्य 25% कम हो जाता है तो उसके पूर्व मूल्य को पुनर्स्थापित करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखिए, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो आपको पता है 25% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं 1/4। अब आपने क्या किया, देखो यहाँ पे 25% का लिख सकते हैं 1/4। अब ये 4 जो है वो हो गया आपका पहले का मूल्य, ठीक है ना।
तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं कि फॉर्मर वैल्यू क्या हो जाएगी या फॉर्मर प्राइस क्या हो जाएगा, फॉर्मर प्राइस, ठीक है ना, फॉर्मर प्राइस है आपका, फॉर्मर प्राइस है अगर आपका 4 रुपीज, तो अब प्राइस क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो 25% कम होने के बाद प्राइस हो गया 3 रुपीज, ठीक है भाई, 25% को ले सकते हैं 1/4। पहले प्राइस आपका 4 रुपीज था, तो अब जो है प्राइस 1 रुपए घट गया, तो कितना रुपए हो गया, 3 रुपीज हो गया। अब फिर से इस 3 रुपीज को 4 रुपीज में लाने के लिए, फिर से इस 3 रुपीज को 4 रुपीज में लाने के लिए आपको कितने रुपए बढ़ाना पड़ेगा, आपको 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर मैं बात करूं कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आपने कहा 1 इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने में, 3 में। भाई पहले आपका फॉर्मर प्राइस था 4 रुपीज, 25% कम होने के बाद वो हो गया 3 रुपीज, 25% को हम लिख सकते हैं 4, तो 4 था पहले, अब 1 कम होने के बाद कितना हो गया आपका 3 रुपीज, ठीक है ना। तो 3 को फिर से 4 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, और 1 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा, 3 के रिस्पेक्ट में, और 1/3 का मतलब होता है आपका 3.33%। 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 33.33%, ठीक है ना, या 33:1/3%। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई। 25% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, तो अगर फॉर्मर प्राइस था 4, तो अब जो है 1 आपका घट कर कितना हो गया 3, तो 3 से फिर 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 33.33%। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 40% and its consumption is increased by 20%, then what will be the increase or decrease in the expenditure of the commodity? यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी जाती है और उसकी खपत में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वस्तु के व्यय में वृद्धि या कमी क्या होगी। अब यहां पर देखें जरा, एक बात जरा सोचें, तो यहां पे जो हम डायरेक्ट ए बी रूल लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ए बी रूल लगा सकते हैं। अब ए बी रूल क्या होता है, ए बी रूल होता है आपका a + b + a × b / 100। डायरेक्ट आप ए बी रूल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे डिक्रीज की बात हो रही है उसको हम माइनस में ले लेंगे, जहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है उसको प्लस में ले लेंगे। भाई डिक्रीज मतलब लॉस, इंक्रीज मतलब बढ़ना, प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखो कि पहले 40% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो आपने यहाँ पर ले लिया a = -40, और फिर क्या हुआ 20% इंक्रीज हुआ, तो आपने ले लिया b = +20। अब यहाँ पे रख दीजिए। अब देखो अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो डिक्रीज होगा, अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जरा देखो, जब मैं ए बी रूल में इसको रखूँगा क्या जाएगा, -40 +20, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -40 × +20/100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -20 आ जाएगा, और ये 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये -8 आ जाएगा। तो ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, कि -28 आ जाएगा। और -28 का मतलब हो गया 28% डिक्रीज हो गया। 28% क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। 28% क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, डिक्रीज हो गया। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 28% क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग 9 रुपीज पर किलोग्राम must be mixed with 27 kg of rice costing 7 rupees per kilogram, so that 10% gain may be obtained by selling the mixture at 9 rupees 24 पैसे per kilogram।
₹9 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 7 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 27 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को ₹9.24 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एलिगेशन से, ठीक है ना। दो प्रकार के उसके पास जो है राइस हैं, एक 9 रुपीज़ पर केजी का है और एक जो है 7 रुपीज़ पर केजी का है। दोनों को मिला के एक मिक्सचर उसने तैयार किया और मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वह है ₹9.24 पर केजी और इस रुपए पे उसको बेचने पे 10% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सीपी ऑफ मिक्सचर कितना होगा, सीपी ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ मिक्सचर तो आपने कहा भाई ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 9.24 अपॉन 110 इंटू 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि देखो उसको जो है ₹9.24 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। तो भाई परसेंटेज में जो हम बेस मानते हैं वो 100 मानते हैं। तो प्रॉफिट मतलब आगे बढ़ना, लॉस मतलब पीछे जाना, ठीक है। तो अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 + 10 आपका 110% का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, जरा इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 बचेगा 4 और 11 4 जा 44 और ये आ जाएगा आपका 8.4। चूंकि यहाँ पर से एक जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है एक अंक के बाद ही आपको डेसिमल लगाना होगा, तो 8.4 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या आ गया, ये सीपी ऑफ द मिक्सचर आ गया, ये जो है आपका सीपी ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ पे एलिगेशन का रूल लगा दीजिए, या इसको हम मीन प्राइस भी कह सकते हैं। अब देखो एक है आपका 9 रुपीज पर केजी का राइस और एक है आपका 7 रुपीज पर केजी का राइस। जो इसका मीन प्राइस है वो आपका है 8.4 रुपीज पर केजी। अब यहाँ पे एलिगेशन का रूल लगा देंगे, तो इसमें से इसको जब माइनस करेंगे कितना, तो यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और इससे इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 से जब 8.4 को आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। और जब 8.4 से आप 7 को माइनस करेंगे तो ये पॉइंट का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है 8.4 से इसको माइनस कर दीजिए भाई, 9 से इसको माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा और 8.4 से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, पॉइंट का आ जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। क्लियर है बात मेरी, आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 8.4 से जब हमने इसको माइनस कर दिया, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर मैं गलत कर लिया है, इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा ना, इधर माइनस करने पे आपका 1.4 आएगा भाई। जब आप इससे इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जब आप इससे 8.4 से इसको माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा और जब आप 9 से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 0.6 आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। वो गलत हमने लिख लिया था उधर 1.4, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप 8.4 से इसको माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा और 9 से इसको माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो डेसिमल के बाद यहाँ एक संख्या है, डेसिमल के बाद यहाँ एक संख्या है, तो डेसिमल दोनों तरफ से आपने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा आपका, यहाँ से रेशियो बन जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, ये आपका रेशियो बन गया कितना, 7:3। अब देखो जो 7 रुपीज पर केजी का जो राइस है वो कितना है, 27 किलोग्राम। 7 रुपीज पर केजी का जो राइस है कितना है, 27 केजी है। तो यहाँ पे आपका रेशियो में कितना है, रेशियो में आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 3 = 27 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 9 के, ठीक है। 3 = कितने के, 27 को, तो 1 = हो जाएगा आपका 9 के। भाई रेशियो के अकॉर्डिंग 3 है और यहाँ पे आपका 27 दिया गया, 3 = 27 के, तो 1 = 9 के। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 का मल्टीप्लाई 7 में भी कर दीजिए और 9 का मल्टीप्लाई इस 3 में भी कर लीजिए। तो जब आप यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रुपीज वाला निकल के आएगा और आपका 7 रुपीज वाला निकल के आएगा। तो 9 रुपीज वाला कितना केजी हो जाएगा आपका, 63, और ये हो जाएगा आपका 27।
देखो तो 7 रुपीज़ वाला 27 पहले से दिया गया था, 9 रुपीज़ पर केजी वाला राइस आपसे पूछा गया था, 63 केजी उसमें मिक्स करना होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 63 केजी जो है आपका राइस जो 9 रुपीज़ पर केजी वाला है वो उसमें उसको मिक्स किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज विच वी alone कैन बिल्ड इन 20 डेज। इफ दे बिल्ड इट टूगेदर एंड गेट ए टोटल पेमेंट ऑफ 189 रुपीज, हाउ मच इज बी शेयर? ए और बी ए एक दीवार को 15 दिनों बना सकता है, जिसे बी अकेला 20 दिनों में बना सकता है। यदि वे इसे एक साथ बनाते हैं और कुल 189 रुपीज़ का भुगतान प्राप्त करते हैं तो बी का हिस्सा कितना है? देखो भाई, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। और काम जो करेगा वो अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग करेगा। तो किसी भी काम को करने में जो समय लगता है वो उसकी क्षमता के अनुसार लगता है, उसकी इफिशियंसी के अनुसार लगता है। तो अगर मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं तो ए और बी, ए कितने दिनों में अकेला कर सकता है? तो आपने कहा इसमें दिया गया 15 डेज, और बी अकेला कर सकता है आपका 20 डेज। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम निकाल लो तो हो जाएगा 60। तो यहाँ पर देखो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 4 और बी की आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। क्लियर है? तो ये इफिशियंसी आ गई। अब जो उनको पैसा मिलेगा काम करने का वो उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। टोटल पेमेंट कितना है आपका? 189 रुपीज़ है। तो अगर मैं बात करूं कि बी का शेयर कितना है, अगर मैं बात करूं कि बी शेयर, बी का भाग कितना है, बी का हिस्सा कितना है, तो आपने कहा 189 रुपीज़ है टोटल। रेशियो में टोटल कितना है? 7। इसमें बी का हिस्सा कितना है? 3, ठीक है ना। टोटल कितना आपका 7 है, इसमें बी का कितना है आपका 3। 7 से इसको भाग दे दो, कितनी बार जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, 7 7 जा आपका 49, 27 3 जा 81। तो जो बी का हिस्सा है वो 81 रुपीज़ है, जो बी का हिस्सा वो 81 रुपीज़ है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि ए स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आर inscribed in a circle of radius r, then their sides are in the ratio। त्रिज्या r के एक वृत्त में एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज अंकित है, फिर वहां भुजाएं अनुपात में, किस अनुपात में है भुजाएं? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे जरा देखो भाई। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ जो है स्क्वायर, तो चारों साइडें इक्वल होती हैं। अगर मैं बात करूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज की, तो भाई तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों जो आपके ट्रायंगल हैं उसके वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि स्क्वायर की साइड मान लेते हैं XYZ में से कुछ, या ABCD में से कुछ मान लेते हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं। हमने मान लिया कि स्क्वायर की साइड हमने मान लिया, स्क्वायर साइड हमने मान लिया A, ठीक है, और हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड मान लिया, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हमने मान लिया, B, ठीक है। ट्रायंगल की हमने साइड मान लिया क्या? B। क्लियर है यहाँ तक? स्क्वायर की साइड हमने क्या मान लिया? A, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हमने क्या मान लिया? B। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि सर्कल के अंदर जो है आपका क्या है? स्क्वायर है। ये सर्कल हमने बना लिया और इसके अंदर एक हम स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर बनेगा जिसकी चारों साइडें आपको बराबर दिखेंगी। कुछ आगे पीछे तो आप समझ जाएंगे स्क्वायर ही बना है, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर है इसके अंदर। अब एक चीज़ देखो, ठीक है, एक चीज़ देखिए, साइड आपने क्या माना है? इसकी साइड आपने माना है A, इसकी साइड आपने माना है A, ठीक है। रेडियस क्या है सर्कल की? रेडियस है सर्कल की R। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि इस स्क्वायर के डायगोनल की, तो भाई जो ये आपका डायगोनल है
ये जो डायगोनल है ये रेडियस का दुगना हो जाएगा। अर्थात अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी साइड तो सारी की सारी a है, ये भी a है और ये भी साइड आपकी a है, ये भी a है। अब यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं कहूँ कि ये इसको मैंने a नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने b नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने c नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने a नाम दे दिया। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि ट्रायंगल ABC ले लीजिए आप, अगर मैं ट्रायंगल ABC ले लेता हूँ तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हाइपोटेनस कितना है, तो आपने कहा हाइपोटेनस है आपका 2r, तो हो जाएगा आपका 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, चूंकि परपेंडिकुलर ए बी आपका a है, BC भी आपका a है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये a बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आपका a बराबर आ जाएगा जो है r इंटू रूट 2, कितना आ जाएगा, r इंटू रूट 2 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, r इंटू रूट 2। तो ये तो आ गया जो है आपका स्क्वायर की साइड, ये किसकी साइड आ गई, आपकी स्क्वायर की साइड आ गई। अब इसी प्रकार से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकाल लीजिए, अर्थात समबाहु त्रिभुज की साइड निकाल लीजिए। तो जरा उसकी भी साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हमने सर्कल बनाया और उसके अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्रकार से बना दिया। ये हमने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पर ये सर्कल बना लिया, ठीक है। और उसके अंदर हमने कुछ इस प्रकार से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, इसकी तीनों भुजाएं आपकी बराबर होंगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो हमें इसकी भी साइड चाहिए हमको, अर्थात यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू, ये साइड इसकी b है, ये b है, ठीक है ना, और ये आपकी b है, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल कितने का, 60 डिग्री का। अब यहाँ पर से अगर एक, और देखो इसकी जो त्रिज्या है, जो आपका जो सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी r है। अगर मैं यहाँ से एक इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लूँ, अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लूँ कि यहाँ पर मैंने एक, यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये आपका मैंने ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब देखो ये इसको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया मैंने P, इसको नाम दे दिया मैंने O और इसको नाम दे दिया मैंने R, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने R। अब एक चीज़ देखो, जो PR है और ये पूरा ट्रायंगल को नाम कुछ देते हैं M, इसको देते हैं आपका N, नहीं इसको P और इसको देते हैं आपका S। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो PR है, PS बराबर हो जाएगा आपका 2PR के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जो PR है, ठीक है ना, जो PR है वो क्या होगा, PS का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है ना। PS का क्या होगा, आधा होगा। तो PS कितना है आपका B, PS बराबर 2PR। तो मैं अगर आपसे कहूं कि PR बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे B/2। क्लियर है, जो PR है वो B का क्या होगा, आपका आधा होगा। अब यहां पर देखो ये आपकी क्या हो जाएगी, OP क्या हो जाएगी, ये तो रेडियस है, OP आपकी क्या है, रेडियस। अगर OR आपको मिल जाए तो आप आसानी से B की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा ये कितना होगा, ये तो आपका ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, क्या ले लूँ, साइन थीटा ले लूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन होता है आपका हाइपोटेनस। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका OR अपॉन हो जाएगा आपका R। OR अपॉन क्या हो जाएगा आपका R, चूंकि OR क्या है आपका परपेंडिकुलर है और OP क्या है आपका,
ये हाइपोटेनस है और ओपी की वैल्यू कितनी है आपकी आर है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2 होती है। साइन 30 डिग्री कितनी 1/2 होती है। ओ आर अपॉन आर है तो ओ आर बराबर क्या आ जाएगा तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका r/2। ओ आर बराबर क्या आ जाएगा आपका r/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर देखिए आप लगा दीजिए, यहां पर फिर से आप लगा दीजिए जो है क्या पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम किसमें POR में। अगर आप ट्रेंगल यहां पे ले लें OR पे ले लीजिए ORP और ORP में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा OP कितना है आपका R। OP कितना है आपका R तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा OR आपने निकाल लिया R/2 का होल ऑफ स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का आपका ये कितना है B/2 का होल ऑफ स्क्वायर B/2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 तो हो जाएगा 4r² इक्वल्स टू हो जाएगा r² प्लस b² हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो b बराबर कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा आपका r√3। b बराबर कितना आ जाएगा आपका r√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा b बराबर r√3 आ जाएगा। अब दोनों की साइड्स का क्या पूछा है रेशियो आपसे पूछा है और एक साइड आपने क्या मानी थी a, एक की साइड क्या मानी थी आपने b। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो a/b हमें निकालना है। a कितना आया आपका r√2 और b कितना आया आपका r√3। तो r से r कैंसिल हो जाएगा ये कितना बचेगा आपका √2/√3 तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जो आपका स्क्वायर है जो आपका जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है उनकी जो साइड्स का जो आपका रेशियो आएगा वो √2/√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि द स्प्रिंग बैलेंस ऑफ ए ट्रेडर सो 1 kg फॉर 900 ग्राम। Find the profit or loss percentage if the trader marks up the price 10% above the cost price। एक व्यापारी का कमानीदार तुला 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दर्शाता है। ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें यदि व्यापारी मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो अब यहाँ पर देखो हम मान के चलते हैं कि जो आर्टिकल वो बेच रहा है हमने मान लिया कि लेट द CP ऑफ द आर्टिकल भी 100 रुपीज। हमने उसका CP कितना मान लिया 100 रुपीज मान लिया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए अब वहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो अब जो मार्केट प्राइस कितना करता है तो 10% ज़्यादा अंकित करता है जो उसका CP है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा इसका MP कितना हो जाएगा तो आपने कहा MP हो जाएगा 110 रुपीज़। ठीक है ना। अगर CP उसका 100 रुपीज़ आपने माना है तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 10% ज़्यादा अंकित करता है तो 100 रुपये में 10 रुपये ज़्यादा करता था तो 110 रुपीज़ का मार्केट प्राइस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि CP ऑफ 900 ग्राम आर्टिकल CP ऑफ 900 ग्राम तो आप कहेंगे ये तो हो जाएगा आपका 90 रुपीज़। कितना हो जाएगा आपका 90 रुपीज़। ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 90 रुपीज़। भाई उसको देना चाहिए पूरा का पूरा 1000 ग्राम लेकिन वो दे कितना रहा 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का भाई उसको तो 90 रुपीज़ ही पड़ा ना। तो 10 रुपीज़ तो ये यहाँ से कमा रहा है और 10 रुपीज़ वो और कमा रहा है कहाँ से जो उसने मार्केट प्राइस रखा है वहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना भाई उसको बेचना चाहिए 1000 ग्राम अर्थात उसको तब 100 रुपये लेना चाहिए लेकिन वो तो दे रहा है आपका 900 ग्राम तो वो तो चीज़ दे रहा है 90 रुपये की लेकिन ले रहा है आपसे 100 रुपये। तो भाई यहाँ पर 10 रुपये का फायदा उसको यहाँ पर हो गया और जो उसने मार्केट प्राइस में 110 रुपीज़ रख रखा है 10 रुपये वो वहाँ से ले लेगा तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने कहा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है भाई
110 माइनस 90, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 90 रुपीज में ही हो रहा। क्यों? जिसको जो पैसा लग रहा है, जिसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 90 रुपीज ही है। कितना है? 90 रुपीज। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था? आपने कहा 20/90, अर्थात कितना आ जाएगा आपका 2/9। तो देखो ये 1 इक्वल्स टू 2/9 के है, तो 100 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? 2/9 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 22.22%। कितना आ जाएगा? 22.22%। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसको प्रॉफिट होगा इतने का, तो 22.22% आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इंटू 36 ऑफ 1/3 माइनस 110 डिवाइडेड बाई 11 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 प्लस 52। अब देखो यहाँ पे आपको लगाना है BODMAS। यहाँ पर आपको क्या लगाना है? BODMAS, BODMAS। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लगाना है यहाँ पे BODMAS। BODMAS कैसे लगाएंगे? इसका फुल फॉर्म क्या है? B का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, O का मतलब हो गया ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, D का मतलब हो गया डिवीजन। तो अगर ऑफ का मल्टीप्लाई लगा है तो वो डिवीजन के पहले होगा। फिर आपका हो गया M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, सबसे लास्ट में होगा आपका सब्ट्रैक्ट अर्थात माइनस करना। ठीक है? तो यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगा है तो डिवीजन के बाद होगा, और अगर मल्टीप्लीकेशन के पहले ऑफ लगा है तो वो मल्टीप्लीकेशन आपका डिवीजन के पहले होगा। क्लियर है? अब जरा देखो लगा दो भाई इसमें BODMAS। तो आपने कहा यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया आपका 10 मल्टीप्लाई बाई आपका 36। अब यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहले होगा, ये आपका पहले होगा। ठीक है? माइनस 110 डिवाइडेड आपका 11 इंटू 3 प्लस का है 52। ठीक है? अब देखो इसको जरा, यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा आपका? 12। ठीक है? ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 12 माइनस, ये कितना हो जाएगा? आप डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये इसको अभी आप लिख लो ऐसे, और इंटू आपका 3 है, प्लस आपका 52 है। अब आप डिवीजन करेंगे तो जब डिवीजन करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 10 इंटू 12 माइनस का आपका आ जाएगा 10 इंटू 3 प्लस का 52। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 30 प्लस का 52। अब प्लस माइनस है जो पहले कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, केवल आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना होता है। अब देखो अगर हम पहले प्लस करेंगे तो 2 और 0 कितना हो जाएगा? 2 से जब 0 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा लास्ट में। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया तो 4, ये 1 बच जाएगा। 142 आपका आंसर आ जाएगा। 142 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नॉन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वहां पर हमेशा आप BODMAS का प्रयोग करेंगे, और BODMAS के द्वारा बहुत आसानी से और कम समय में आप आंसर को लगा सकते हैं और एकदम सही निकाल सकते हैं। ठीक है? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 15 men वर्किंग 9 hours a day can reap a field in 16 days, in how many days will 18 men reap the same field working 8 hours a day? यदि 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके खेत की कटाई 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगे? तो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे आपको लगाना है कौन सा रूल? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो एक चीज जरा देखो, यहाँ पे काम दोनों को सेम करना है, तो यहाँ पे W1 बराबर W2 के है। ध्यान रखना, W1 बराबर किसके है? W2 के। ठीक है? W1 W2 के बराबर हो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका? M1 D1 H1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 D2 H2 के। ठीक है? अब देखो यहाँ पे M1 कितना दिया गया है?
तो आपने कहा M1 दिया गया है आपका, M1 दिया गया है 15, D1 कितना दिया गया है, D1 दिया गया है आपका 16 और H1 कितना दिया गया है आपका 9। ठीक है, इसके बावजूद अगर हम बात करें M2 की, तो M2 दिया गया है आपका 18, H2 दिया गया है आपका 8, D2 आपको फाइंड करना है, D2 आपको निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे D2 को निकालते हैं तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, D2 इक्वल्स टू हो जाएगा M1 D1 H1 अपॉन M2 इंटू H2। तो M1 कितना है आपका 15 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन हो जाएगा आपका 18 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 16 है ना, यहाँ पे 16 आना चाहिए। ठीक है, ये 16 है आपका, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 15 डेज आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 15 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 9875347 इंटू 7435789 इंटू 5789,743 इज डिवाइडेड बाई 4। अब आप बताना यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा जब इसको जो है 4 से डिवाइड किया जाएगा। 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, नॉन ऑफ दीज। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले 4 का रूल पता होना चाहिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो अगर हम 4 के रूल की बात करें तो आपको पता है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। और अगर लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उस संख्या के, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं हैं तो वो आपकी 4 से डिवाइड नहीं होती। अब जैसे अगर हम इस संख्या में बात करें 9875 अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट हमने 47 ले लिया। 47 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपने कहा रिमाइंडर 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यह कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इस संख्या को ऐसे लिख लें, अगर हम इस संख्या को इस प्रकार से लिख दें कि आपका जो है 9875344 प्लस का आपका 3, तो ये संख्या पूरी की पूरी, ये संख्या तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, 3 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखें, आप संख्या ले लें 7435789 तो आपने कहा इसको लिख लो आप 7 अब यहाँ पे देखो 88, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 8 प्लस का आप 1 कर दो, क्योंकि 88 पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है, तो 88 प्लस का 1 हो जाएगा आपका 89। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ले लीजिए 5789,743, तो यहाँ पे इसको आप क्या लिखेंगे, तो 57,5789,740 और प्लस का आपका 3। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरी संख्या आपकी, ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो अगर हम रिमाइंडर की बात करें कि अब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा आपका, वहाँ से 3 बच जाएगा, इससे आपका 1 बच जाएगा, इससे आपका 3 बच जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये 9/4 कितना हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 9/4 तो आंसर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि अ ट्रेडर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% and 10% while selling an article. If he gets 720 rupees for that article, then what is the mark price of the article?
एक व्यापारी एक वस्तु को बेचते समय 20% और 10% की लगातार जो छूट देता है, यदि उसे उस वस्तु के लिए 720 रुपये मिलते हैं तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखो भाई, उसने जो छूट दी है दो, वो किस पर दी है, वो आपके मार्क प्राइस पर दी है। हम मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द MP अर्थात मार्क प्राइस इज A रुपीज़। हमने क्या मान लिया, मार्क प्राइस मान लिया A रुपीज़, ठीक है ना, A रुपीज़। तो यहाँ पर देखो मार्क प्राइस में उसने पहले कितने परसेंट की छूट दी, तो आपने कहा 20% की, फिर कितने परसेंट की दी, 10% की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका A इंटू 20% की छूट मतलब 80/100, 10% की छूट अर्थात 90/100, और ये किसके बराबर में है, ये बराबर में 720 रुपीज़ के। चूंकि इतनी छूट देने के बाद तब तो उसको 720 रुपीज़ मिल रहे हैं उसके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 720 इंटू, देखो यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 72, 72 से 72 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1000 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात जो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1000 रुपीज़, अर्थात मार्क प्राइस कितना था उसका 1000 रुपीज़ था। मार्क प्राइस कितना था आपका 1000 रुपीज़। तो ऑप्शन जो है आपका A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मार्क प्राइस कितना था 1000 रुपीज़। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 क्यूब्स इज 2:3, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स। यदि दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो घनों के आयतन का अनुपात क्या है। देखो घन क्यूब क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्यूब क्या, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि एज ऑफ द क्यूब, हमने मान लिया कि लेट द एज ऑफ द क्यूब, द एज ऑफ द क्यूब, ये मैंने मान लिया ए। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है आपका A का होल ऑफ क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है, A का होल ऑफ क्यूब होता है ना, ठीक है। क्योंकि भाई जो क्यूब होता है उसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, ठीक है, और इनका तीनों का मल्टीप्लाई हो तो उसका वॉल्यूम होता है। तो साइड का क्यूब होता है। अब यहाँ पर देखो एक वॉल्यूम की साइड दी गई है आपको 2, तो A बराबर 2, दूसरे वॉल्यूम की साइड दी गई है आपकी 3, तो इनके वॉल्यूम्स का क्या हो जाएगा, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम्स का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2 का क्यूब रेशियो हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 8:27, 8:27 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो घनों के आयतन का जो अनुपात है वो आपका आ जाएगा 8:27। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।